बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इनकम टैक्स के जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं या परक्विजिट्स ऑफ सैलरी है उसमें मज़ीद चंद परक्विजिट्स की टैक्स ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, जिसमें से आज हमारे पास जो होंगे कन्वेंस और मेडिकल अलाउंसेस एंड एंटरटेनमेंट्स ये शामिल होंगे कि इससे रिलेटेड ये जो बेनिफिट्स या परक्विजिट्स आपको सैलरी के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं इसके बारे में हम आज सीखेंगे। लेट्स देखते हैं जी। आज मैं आपको ये जो लास्ट लेक्चर में हेडिंग बनाना, परफॉर्मा बनाना, वो सारा तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे लास्ट लेक्चर में हो चुका है। आज हम इसकी टैक्स ट्रीटमेंट जो आगे जो हमारे परक्विजिट्स हैं उनके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। जिसमें जो फर्स्ट आपके पास आएगी वो है जी कन्वेंस। यानी आज के लेक्चर का जो पहला जो परक्विजिट्स हम सीखेंगे आज के लेक्चर में वो है जी कन्वेंस। ये आपको दो शक्लों में होता है। कन्वेंस या तो कंपनी आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देती है, अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे देती है, या गाड़ी की जगह पर गाड़ी नहीं प्रोवाइड करती तो उसे कोई ना कोई उसकी अमाउंट कैश फॉर्म में दे दी जाती है। तो उसमें जो पहली चीज़ जो यहाँ पे हम सीखेंगे कन्वेंस के अंदर वो है जी कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, अगर आपको कंपनी गाड़ी नहीं देती बल्कि आपको जो है कि आने जाने के लिए आपके कन्वेंस के लिए कि आप अपने ऑफिस में आएँ और इधर से भी घर के जाने के लिए, तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट की शक्ल में अलाउंस जो है वो आपकी सैलरी में ऐड करके आपको दे देते हैं, तो कैश फॉर्म में दे दिया जाता है। तो चूँकि ये आपका एक्स्ट्रा सैलरी में इजाफा है तो सैलरी हमारी टैक्सेबल होती है, लिहाजा इसकी सारी अमाउंट टैक्सेबल होगी और इसे मेन कॉलम में लिखेंगे हम लोग कि फुली तौर पर ये अमाउंट, क्योंकि कैश फॉर्म में सैलरी में एडिशन है हमारा, तो सैलरी हमारी बढ़ जाती है, तो सैलरी चूँकि हमारी टैक्सेबल है लिहाजा ये अमाउंट भी फुली टैक्सेबल होगी और इसे मेन कॉलम जो टैक्सेबल इनकम वाला मेन कॉलम है इसके अंदर लिखेंगे। नंबर 2 पे अगर देखें मैं इधर आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ जी, फुली टैक्सेबल। जब आपने क्वेश्चन सोल्व करना है देन आपने इसे लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ फुली टैक्सेबल, तो मुकम्मल अमाउंट जो है टैक्सेबल होगी आपके। दूसरी है जी, आपको वो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं जाएंगे आपके पर्सनल पर्पस के लिए है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए गाड़ी आपको दे दी। अब आप घर से ऑफिस में आएँ, गाड़ी पे आएँ, फिर आप उसके बाद आप अपने घर में रखें, जहाँ चाहे आप लेके जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, गाड़ी आपको दे दी गई है। तो जब एम्प्लॉय को ही गाड़ी दे दी जाए उसे हम नाम देते हैं कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर डोमेस्टिक
पर्सनल अगर कन्वेंस, ये 3 नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, बता सकता है। डोमेस्टिक पर्पस हो गया, आपका पर्सनल पर्पस या प्राइवेट पर्पस, तीनों का मतलब सेम है कि जी आपको गाड़ी कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने गाड़ी ही दे दी है, किस मकसद के लिए, फॉर डोमेस्टिक पर्सन या प्राइवेट पर्पस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को दे दी जाए तुम्हारे प्राइवेट मकसद की गाड़ी हमने आपके लिए रख दी। तो उस केस में बेटा, इस केस में वो एम्प्लॉयर जो आपको क्वेश्चन में गाड़ी जो ख़रीदी थी उसकी कॉस्ट बताई गई होगी, उसकी कॉस्ट आपको बताई गई होगी। अब होता क्या है कि ये गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन होती है वो चार्ज करता है एम्प्लॉयर। डेप्रिसिएशन बेसिकली आपका एक्सपेंस बनता है। अगर आप एक एसेट होता है रखते हैं तो एसेट अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो उसी कॉस्ट को आप सालाना हर साल इनके उसकी यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड कर देते होते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस बनता है। लेकिन गाड़ी ख़रीदी उसने है, दे आपको दी है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है चार्ज तो वो कर रहा है, आपकी तो बचत हो रही है। गाड़ी आपको मिल गई है, ख़रीदी उसने है, दे आपको दी गई है, तो फिर आपको तो फ़ायदा हुआ ना, तो आपकी इनकम में फ़ायदा हो गया, इजाफा हो गया, क्योंकि आपका एक्सपेंस नहीं हुआ। जो होना था अगर आप खुद ख़रीदते तो आपका एक्सपेंस होना था, लेकिन आपने खुद नहीं ख़रीदी गाड़ी बल्कि आपको दे दी गई है, तो वो जो कॉस्ट आपकी बच गई है वो आपकी इनकम ट्रीट होगी, लिहाजा वो इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे अगर देखें ना कि आप गाड़ी ख़रीदते 10 लाख की, तो 10 साल चलाते तो उसका एक साल इनके करते तो 10% टैक्स लगता, आप एक साल में चार्ज करते, इनकी डेप्रिसिएशन करते उसकी कि 10% हर साल आपने 1-1 लाख रुपया डेप्रिशिएट करना था। तो बेसिकली तो वो आपका वो एक्सपेंस था जो आप पे कर चुके हो, लेकिन अब चूँकि आपने पे नहीं किया, पे तो मालिक ने कर दिया था, बिज़नेस के मालिक ने, आपको तो फ्री में मिल गई है, तो वो जो कॉस्ट आपकी बच गई है जो कि आपने अगर खुद ख़रीदते तो पे करना पड़ती, तब वो कॉस्ट आपकी बेटा इनकम ट्रीट होगी, लिहाजा वो हम यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आएगा आज वो आएगा जी 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वेंस। कॉस्ट ऑफ कन्वेंस वो लेकर उस अमाउंट को आप बेटा टैक्सेबल कर देंगे और मेन कॉलम में लिख देंगे। ये वो एक्सपेंस है, अगर आप ख़रीदते तो आप ये पे करते तो फिर आपका ख़र्चा होता है, लेकिन आपने ख़रीदी नहीं है, आपको मिल गई है इदारे की तरफ से, वो जो आपने पे करना था गाड़ी की कॉस्ट आपको पे करनी थी, अब वो आपकी जगह पर इदारे ने पे कर दी है, सहूलत आपको दे दी है, लेकर आपको दे दिया। तो वो जो कॉस्ट आपकी बच गई है डेट इज़ द 10%, बेसिकली दिस इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वेंस। तो ये वो आपकी बचत होगी, तो इसे आपने मेन कॉलम में लिख लेना है, ये बचत आपकी। तीसरा केस है जी, तीसरे केस में वो कहता है कन्वेंस प्रोवाइडेड by employer partly for private purpose and partly for business और कंपनी पर्पस। ये कहता है कि कन्वेंस आपको दे दी गई है, लेकिन ये बताया है कि हाफ टाइम आप एम्प्लॉय आप यूज़ करेंगे, हाफ टाइम आपके बिजनेस में यूज़ की जाएगी गाड़ी, आधा टाइम यूज़ करेंगे, आधा टाइम एम्प्लॉयर के पास अपने पास होगी, आधा टाइम इनके, जैसे कि आप जो गाड़ी दी गई है आप वो लेकर बिज़नेस में आ गए हैं,
तो अब यहाँ पे बिज़नेस वाले वो कंपनी में यूज़ होगी आपकी गाड़ी। जब आपने फ्री हो जाए तो फिर आप इसे घर ले जाएं। लाइक कि कोई सेलमैन है, कंपनी ने कोई अपने सेल स्टाफ रखा हुआ है, तो उनको गाड़ी दी हुई है और गाड़ी का कहते जाके उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वो करेंगे, बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो वो जाएंगे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद जब वापस आएँ, ऑफ टाइम हो तो वो गाड़ी अपने साथ अपने घर ले जाएँ। अब वो जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्राइवेट मकसद के लिए, मतलब आधा टाइम। तो उसमें क्या होता है कि चूँकि हम लोग दोनों लोग जो हैं, कंपनी भी और एम्प्लॉय भी, दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, गाड़ी का आधा टाइम गुजार रहे हैं, तो फिर टैक्स भी हाफ ऑफ करेंगे। वो जो डेप्रिसिएशन जो मैंने बताया, जो बचत है, उसको भी हाफ ऑफ शेयर करेंगे। तो ये आ जाएगा जी आपके पास। फिर हम जहाँ पे हमारा 10% था, अब वो 5% पे आ जाएगा। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वेंस, वो लेकर हमने मेन कॉलम में लिख देना है। मतलब जब फुली पर्सनल पर्पस के लिए थी तो हमने क्या किया, 10% लिया, कॉस्ट का टैक्सेबल कर दिया। जब आधा टाइम हुआ, आधा टाइम कंपनी करेगी, इस्तेमाल करेगी गाड़ी को, और आधा टाइम जो एम्प्लॉय के लिए होगा, तो उसमें फिर वो ये जो जिस पे बचत पे टैक्स लगना था, इसको भी हाफ कर दिया गया। इसे 10 से 5 पे ले आएंगे, ये भी 5% लेकर टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ तक ये हमने कन्वेंस कर दी। तो यहाँ तक ये बात थी कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो गाड़ी खरीद कर आपको दे दे, खरीद कर अपने एम्प्लॉय को दे देता है। एक केस ये भी आ सकता है कि वो गाड़ी खरीदता नहीं है बल्कि लीज पे ले लेता है। एम्प्लॉयर लीज पर लेकर आपको दे देता है गाड़ी। तो अब देखें कि जब लीज पे लिया जाएगा तो लीज रेंट बनता है, तो उस केस में जो लीज रेंट होगा वो पे करेगा मालिक, लीज रेंट मालिक पे करेगा। तो फिर क्या होगा, बचत तो फिर भी हमारी हुई ना एम्प्लॉय की। अगर गाड़ी एम्प्लॉय को दे दी है तो बचत होगी उसकी। उस केस में भी क्या होगा, फिर उसको हम देखते हैं अब नेक्स्ट। अगर वो कहते हैं अब देखिए ये लिखा है कि एम्प्लॉयर टुक द कन्वेंस ऑन लीज, उसने इसे लीज पर लिया, गाड़ी को किसी कंपनी से लीज पर ले ली गाड़ी और उसे प्राइवेट पर्पज एम्प्लॉय को दे दी, जाओ तुम्हारे प्राइवेट मकसद के लिए है। देन उस केस में भी रेट हमारा वही रहेगा जो 10% था, जो मैंने लास्ट केस में दिखाया, केस नंबर 2 में, कि हमने लीज पर लेकर उसने हमें प्राइवेट दे दी, जाओ भी आप ही यूज़ करोगे, बिजनेस में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो उस केस में बेटा आपका 10% आ जाएगा ऑफ FMV। तो ये बेटा देखते हैं जी FMV क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू।
फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। जब वो लीज एग्रीमेंट किया जा रहा था तो उसके स्टार्ट पर, लीज एग्रीमेंट करते हुए उसके स्टार्ट पर उस वक़्त मार्केट में इस गाड़ी की कीमत कितनी थी। मतलब हमने 2015 में कोई गाड़ी लीज पे ली, या आज 2016 दिसंबर 2020 में हम एक गाड़ी लीज पर लेते हैं, यदि होंडा सिविक की सपोज, और इसकी सपोज वैल्यू कर लेते हैं कि इस वक्त मार्केट में इसकी वैल्यू 38 लाख चल रही है, तो हमने तो लीज पे ली है, तो मार्केट में एक्चुअल जो इसकी वैल्यू चल रही है दैट इज़ 38 लाख, दैट इज़ कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू। वो हमारे लिए फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी कि मार्केट में एक्चुअल वैल्यू ये चल रही थी इस वक्त जब हमने लीज स्टार्ट की थी। तो उसका 10% लेकर आपने मेन कॉलम में लिख देना है, टैक्सेबल कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये हो सकता है एम्प्लॉयर ये दिया गया जी कि अगर एम्प्लॉयर ने लीज पर ली है गाड़ी, लेकिन आपसे ये कहा कि आधा टाइम इस्तेमाल करेंगे, आधे टाइम में हम बिजनेस में इस्तेमाल होगी गाड़ी, आधा टाइम ये एम्प्लॉय जो है वो घर ले जाए, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दी, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो फिर उस केस में हमने फिर उसी तरह रेट हमारा 10% है तो रेट कम कर देंगे, उसमें लिखेंगे 5% ऑफ FMV, फिर मार्केट वैल्यू का 5% लेकर हमने मेन कॉलम में लिख देना है। कि जी हमने दोनों के रेट वही है 5 और 10, बस फ़र्क इतना है कि अगर वो ख़रीद कर देगा तो कॉस्ट पर रेट चार्ज होगा, अगर वो लीज पर देगा तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी उस पर हम चार्ज करेंगे। हाँ, इसके साथ नोट करने की बात ये आती है कि अगर वो आपको लीज रेंट दे दे साथ तो उसका इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। अगर वो आपको लीज रेंट भी दे दे तो उसका इफेक्ट नहीं करेंगे हम। यही टोटल था 4-5 केसेस जो मैंने आपसे शेयर किए हैं कन्वेंस के। अब हम नेक्स्ट अपना चलेंगे मेडिकल के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा जो परक्विजिट होगा वो होगा जी मेडिकल। तो जिसमें सबसे पहली जो आइटम आएगी वो होगी मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी से मुराद होती है कि किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में हमें इजाज़त होती है कि हम बीमार हों तो जाकर वहाँ से मेडिसिन लेके, आपने चेकअप करवाएं, बुखार चढ़ गया तो आप चले जाएं, डिस्पेंसरी है उनकी या कोई हॉस्पिटल नॉमिनेट किया हुआ है तो वहाँ जाएं,
और वहाँ से जाकर हम अपना टेस्ट करवाएं, करवाने के बाद हम अपने घर आ जाएं और मेडिसिन ले आएँ। या हॉस्पिटलाइजेशन में कि आप कोई बंदा जो एम्प्लॉई है वो इतना बीमार हो गया है कि उससे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, तो अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा तो वहाँ पे भी उसके अखराजात होंगे ना, तो ये भी आपको फैसिलिटी दे दी जाती है खासकर एम्प्लॉयर की तरफ से कि आपका हॉस्पिटल नॉमिनेट कर दिया जाता है, जी चाहें आप वहाँ पे अपने एडमिट होकर अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक कहते हैं। और या बोथ या दोनों काम करते हैं। आप पहले आप बीमार हुए हैं तो आप जाके इलाज अपना मुआवजा करवा के वापस आ जाते हैं घर में, फिर नहीं ठीक होते, ज़्यादा बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। दोनों सूरतें आपकी आप अवेल कर लेते हो। या आप अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ जाए, एडमिट हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं जी आप 3-4 दिन के बाद ठीक करके आपको तबीयत फ्रेश होती है, थोड़े संभलते हैं, तो वो हॉस्पिटल वाले आपको घर भेज देते हैं और वो कहते हैं आप ठीक है आप घर चले जाएं, लेकिन आप वीकली अपना आकर चेकअप करवाते रहें और मेडिसिन लेके जाते रहें। तो इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो गई है और आपके मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिल गई है, मेडिसिन वगैरह भी आपको मिल जाएगी इसमें, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बोथ। ठीक है ना। ऐसा केस के अंदर टोटली जो होगी वो एग्जाम्प्ट होगी, इस पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा और मेन कॉलम में कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। इसको हम नाम देते हैं फुली टोटली एग्जाम्प्ट। कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा केस ये आता है रिम्बर्स। अगर कि इंसान किसी इमरजेंसी में है, बीमार ऐसा है, और जो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर ने नॉमिनेट किया है जहाँ से आपको बताया हो कि आप अपना इलाज करवा सकते हैं, वो हॉस्पिटल दूर है, ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हम वहाँ हॉस्पिटल में जाएं तो अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए, तो इस केस को देखते हुए हम क्या करते हैं कि जी अपने किसी करीबी हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ पे अपना खर्च करते हैं, वो जितने भी अखराजात होते हैं उसके बिल्स को इकट्ठा करते हैं या किसी करीबी क्लिनिक से इलाज करवाते हैं और उसका सारे बिल इकट्ठा करके हम कंपनी में जमा करवा देते हैं और कंपनी उसको वेरीफाई जब कर लेती है, जब आपका एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई करने के बाद उसे अप्रूव कर देता है कि जी ठीक है बिल, तो आपका जितना खर्चा हुआ होता है वो सारे पैसे आपको वापस दे दिए जाते हैं। इसे हम नाम देते हैं मेडिकल बिल्स रीएम्बर्स्ड। पहले एम्प्लॉई खुद अपनी पॉकेट से करता है खर्चे और वो सारे खर्चे वो जो बिल है बाद में कंपनी में जमा करवाता है और हमारा एम्प्लॉयर कंपनी आपको आपके अखराजात बाद में वापस कर देती है। तो ऐसे केस में भी ये क्या होता है जी, फुली एग्जाम्प्ट होता है, इसे हम टोटली एग्जाम्प्ट कहेंगे। तो कुछ भी आपकी अमाउंट होगी वो मेन कॉलम में नहीं लिखी जाएगी। अब इसके बाद एक केस ये आता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करता, ना कोई आपको ऐसी कोई जगह पर रहता है कि वहाँ से जाके इलाज करवा लें, हाँ वो आपको दे देते हैं कि जी पैसे, एक अलाउंस, मेडिकल अलाउंस की शक्ल में पैसे आपको दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जी ये आप रख लें,
2000, 5000, 1000, 1500 जो भी है वो आपकी सैलरी में ऐड करके जब आपको सैलरी मिलती है साथ ये भी दे दिया था, ये मेडिकल अलाउंस। अगर कभी बीमार हो जाए तो अपना इससे अपना इलाज करवा लेना, अदरवाइज़ आप इस्तेमाल करें। तो ये देखें कि आपकी सैलरी में इजाफा हो गया यहाँ पर, तो उसे हम नाम लेते हैं मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस ये आपको दिया जाएगा बेटा, हमने इसे इनर कॉलम में लिखना है, ये सारा माफ़ नहीं होता हमें। इसे क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्प्ट करेंगे कहाँ तक, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। कि हम बेसिक सैलरी जितनी भी हमें दी गई हो, जो हमारी जिससे हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो बेसिक सैलरी के 10% तक हमें एग्जाम्प्ट होगा। तो उससे अगर ये अमाउंट जो दी गई हमें वो बेसिक सैलरी के 10% से ज़्यादा है तो फिर इसे जितनी ज़्यादा है वो मेन कॉलम में आ जाएगी। और अगर ये अमाउंट बेसिक सैलरी जितनी प्रोवाइड की है ये बेसिक सैलरी के 10% के बराबर है या ये अमाउंट बेसिक सैलरी के 10% से कम है, देन मेन कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ये अमाउंट जो दी गई है, सपोज ये 5000 दी जाती है, वो बेसिक सैलरी हमारी बनती है का 10% बनता है 4000, तो 1000 ज़्यादा सी वो होता है, 4000 तक एग्जाम्प्ट है, तो 5 जो 1000 एक्स्ट्रा होगा वो मेन कॉलम में आ जाएगा। ये इस तरह से है। अब नोट, if medical facility and medical allowance both are given, then medical allowance will be fully taxable। कि अगर आपको ये फैसिलिटी भी कोई प्रोवाइड कर दी जाती है और साथ मेडिकल अलाउंस भी रिसीव कर रहे हैं, उस केस में फैसिलिटी तो एग्जाम्प्ट है ही है, लेकिन मेडिकल अलाउंस जो ये हमने 10% बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट हुआ है ये नहीं होगा। फिर जितना मेडिकल अलाउंस मिलेगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, उसे हम मेन कॉलम में लिख लेंगे। ये था बेटा एक हमारे पास एक आज तक का जो न्यूमेरिकल है, जो मैंने आप लोगों को परफॉर्मा जो सिखाना था। बाकी इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आज एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप लोगों ने इसे सोल्व करना है खुद, और फिर देखना है अगर आपसे सोल्व होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको सिखा दूँगा। नहीं तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको सोल्व भी करेंगे। तो आज अभी आपको न्यूमेरिकल लिख कर दे रहा हूँ।
नहीं जी, ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल लिखा है। आप लोगों ने आज तक जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको देखिएगा, मेरे लेक्चर को देखिएगा, इन जो टेक्स्ट ट्रीटमेंट्स हैं उनको देखिएगा। बेटा एक मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ पर कोई भी आइटम अगर मंथ में है, पर मंथ है, तो आपने उसे 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल अमाउंट लेनी है, पर मंथ की वैल्यू नहीं लेनी। हम क्योंकि टेक्स्ट जो है पूरे होल मंथ साल के लिए होता है, लिहाजा आपने कोई भी अमाउंट जो मंथ में है उससे 12 से ज़ब करके पूरे साल के अमाउंट लीजिएगा, फिर कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है जी, आपने इसको कोशिश करनी है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसे खुद भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊँगा। पहले आप लोगों ने खुद करना है, चाहे अगर इसमें कोई मिस्टेक क्यों ना हो जाए, आपने मुझसे करना है, फिर मुझसे रब्ता करना है कि यहाँ पे ये ऐसे सॉल्व किया है, बल्कि आपने मुझे इसे सॉल्व करके सेंड करना है ताकि मैं उसे चेक कर सकूँ। ठीक है जी, यही आज का काम था जी। अल्लाह हाफिज़।